जय सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 11th लेक्चर आज हम लोग लेकर के आए हुए हैं। और यह बैच, ये जो लेक्चर है, ये न्यू बैच 2023 to 2024 के लिए है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझ लीजिए। एक समान बाह्य क्षेत्र का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र। एक समान बाह्य क्षेत्र यानी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, तो द्विध्रुव का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव। हेडिंग थोड़ी सी शॉर्ट में है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ, यानी हम इस वीडियो में आज आपको बतलाने जा रहे हैं कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का मान कितना होता है, हम लोग आज ये देखने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करें। इसके पहले हम आपको बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th 10th 11 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। और आपको पता है कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं, जितने भी फैकल्टी हैं, ये वाराणसी की जानी मानी फैकल्टी है। यानी सभी लोग अपने अपने विषय के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या सोशल हो। तो इसलिए आप समय न गंवाएं और तत्काल आकर के महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, यानी हम आज आपको बताएंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो देखें, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को हालांकि हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां देखें थोड़ा सा दूसरा तरीका हम अपनाएंगे। तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र हम दिखाना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र को हम लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें, ये लाइन है और हम आपको बता दें कि ये सभी लाइनें अगर एक दूसरे के समानांतर हैं तो हम कहेंगे कि यह वैद्युत क्षेत्र एक समान है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट करने का मेथड ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा है। और वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर इनके बीच की दूरी हर जगह एक समान है, इसका मतलब ये हुआ कि यह वैद्युत क्षेत्र एक समान है। और अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा आप देख रहे हैं, यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, देखिए, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हुआ कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। और हम कह सकते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ए बी है। और फिर आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 2l होती है। और आपको हमने बताया यही वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है क्षेत्र की दिशा से थीटा अंश का कोण बना करके।
अब जरा आपको ध्यान से समझना है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म कार्य करने लगता है। और बल युग्म आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वह वस्तु और पूरा उसका जो सिस्टम होता है, पूरा उसका सिस्टम ही बल युग्म कहलाने लगता है। बल युग्म माने बलों का जोड़ा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको बताने जा रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि ए सिरे पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है और बी सिरे पर माइनस क्यू कूलाम का आवेश है। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ एक समान रूप से फैला हुआ है। आपने देखा था फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E इज इक्वल टू एफ अपान Q0 था। हम Q0 के जगह पे Q ही रहने देते हैं। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब यहां से अगर हम F की वैल्यू फाइंड करते हैं तो F इज इक्वल टू आपको मिलेगा E इंटू Q। इसका मतलब क्या हुआ, जहां आवेश होगा और जहां वैद्युत क्षेत्र होगा वहां बल अवश्य कार्य करेगा। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। जहां कहीं भी वैद्युत क्षेत्र और आवेश होगा वहां वैद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा। अब जरा सोचने वाला विषय यह है कि ये धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण जो बल लगेगा, अगर धन आवेश के कारण, आपको मालूम है कि धन आवेश के कारण जो बल कार्य करता है वो धन आवेश से दूर के तरफ कार्य करता है। लेकिन यहां अब जरा हम देखें कि अब यहां पर जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है, अगर यह वैद्युत बल इधर के तरफ कार्य कर रहा है, इसको हम F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां ऋण आवेश है तो यहां पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा, देखिए आवेश तो भले ही अलग अलग है लेकिन दोनों स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र एक समान है। तो जब वैद्युत क्षेत्र एक समान है, आवेश भी एक समान है, और आवेश में अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ धन आवेश है और यहाँ ऋण आवेश है, तो दोनों जगह बल कार्य करेगा और दोनों जगह बल बराबर कार्य करेगा, लेकिन बल की जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो अब हम आपको ये बता दें कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगता है। परिणाम स्वरूप यहां पर बल युग्म उत्पन्न हो जाता है और इस बल युग्म को हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। याद रखे रहिएगा, इसको हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल युग्म उत्पन्न हो जाता है और इस प्रत्यानयन बल युग्म की प्रकृति ये होती है कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही करने का प्रयत्न करता है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है तो जब इसके ऊपर बलयुग्म कार्य करने लगता है तो यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाता ही नहीं है, घुमाने का प्रयत्न ही नहीं करता है, बल्कि इसको घुमा भी देता है। तो अब यहां से सपोज हम कर रहे हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव पहले ए बी पोजीशन में था, यह वैद्युत द्विध्रुव प्रत्यानयन बल युग्म के कारण यह वैद्युत द्विध्रुव थीटा अंश का कोण बना करके अपने अक्ष पर घूम जाता है। हमेशा आप ध्यान में रखे रहिएगा
कि अगर हम इसी की बात करें, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव पर दोनों तरफ बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल काम करेगा, तो यह वैद्युत द्विध्रुव अपने अक्ष पर घूमने की प्रवृत्ति रखता है। यह वैद्युत द्विध्रुव अपने अक्ष पर घूमने लगेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव जब अपने अक्ष पर घूमने लगता है तो जो स्थिति ए है वह ए डैश पर पहुंच जाती है। और जानते हैं, बल युग्म के कारण या प्रत्यानयन बल युग्म के कारण वैद्युत द्विध्रुव अपने जगह पर घूमने लगता है। तो जब वैद्युत द्विध्रुव अपने जगह पर घूमने लगता है तो इसको हम आघूर्ण कहते हैं, यानी बल युग्म का आघूर्ण। तो इसको याद रखे रहिए कि बल युग्म के कारण वैद्युत द्विध्रुव अपने अक्ष पर घूमने लगता है, जिसको हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। और बल युग्म के आघूर्ण को हम टा से प्रदर्शित करते हैं। आघूर्ण को टा से प्रदर्शित किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी होती है। तो यहां पर हो जाएगा बल आघूर्ण, देखिए बल युग्म का आघूर्ण ये हो जाएगा बल, और फिर यहां इंटू हो जाएगी लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी हो जाएगी। देखिए बल युग्म के आघूर्ण को टा से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको अगर हम चाहें तो बल युग्म का आघूर्ण भी यहां लिख सकते हैं। हम शब्दों में लिख रहे हैं, इसको बल युग्म का आघूर्ण लिख सकते हैं। बल युग्म का आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण लिख दे रहे हैं। बल युग्म के आघूर्ण को टा से प्रदर्शित किया जाता है। और फिर यहां देखें, ये बल जो है एफ है और लंबवत दूरी देखिए, लंबवत दूरी यही होगी। वैद्युत द्विध्रुव जब घूमेगा ना तो वैद्युत द्विध्रुव ए से घूम करके ए डैश पे आ जाएगा। तो ये लंबवत दूरी हो जाएगी ए डैश। अब देखें जरा, ए डैश का मान हम निकाल लें। यहां पर देखिए, ये कोण है और कोण के सामने की भुजा ये लंब है, और यहां जो आप देख रहे हैं ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है? साइन का होता है ना। लंब और कर्ण में साइन का रिलेशन होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका ए डैश, और बटा में ये देखिए ए बी। तो ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को हम 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर यहां से अगर हम ए डैश की वैल्यू निकालें तो 2l का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2l साइन थीटा। अब देखिए, इस वैल्यू को हम यहां रख दे रहे हैं। और यही नहीं, एफ की वैल्यू भी हम रख देंगे। एफ की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है? ई इंटू क्यू हम रख देते हैं यहां पर। तो टा इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है ई इंटू क्यू, और ए डैश ये लंबवत दूरी है। लंबवत दूरी जो होती है, लंबवत दूरी 2a डैश है, और ये 2l साइन थीटा के इक्वल है। ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, यहां हम चाहें तो ये इंटू का साइन लगा सकते हैं, और आपको मालूम है कि q इंटू 2l जो होता है यह p होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो टा इज इक्वल टू ये हो जाएगा e, और इंटू ये q इंटू 2l के जगह पे हम लिख देंगे p, और फिर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो फिर यहां से टा इज इक्वल टू हो जाएगा पी साइन थीटा। तो ये जो है बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र है। इसको आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा
तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है और बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वह पीई साइन थीटा के इक्वल होता है। अब अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो आप देखें क्लास 11th में दो सदिशों का सदिश गुणा आप देखे होंगे। तो दो सदिशों का सदिश गुणा जो हुआ करता था वह A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा हुआ करता था और इसके साथ एकांक सदिश एकांक लंब सदिश कैप n हुआ करता था। तो कैप n लिखें तब न लिखें तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इस फार्मूले को हम सदिश रूप में लिखना चाहें ना तो देखें, जब सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो ये पहली बात तो हम आपको बता दें कि आघूर्ण, चाहे कोई भी आघूर्ण हो, चाहे बल आघूर्ण हो, चाहे बलयुग्म का आघूर्ण हो, चाहे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो, चाहे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो, चाहे कोई भी आघूर्ण हो, आघूर्ण हमेशा सदिश राशि होती है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो सदिश राशि है तो इसके ऊपर हम वेक्टर दिखा देंगे। और देखिए इसी फार्मूले का ये ए भी साइन थीटा है, तो यहाँ पर पी साइन थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर P और क्रॉस वेक्टर E। वेक्टर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये सदिश राशि है, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये भी सदिश राशि होती है। तो अगर हमको बलयुग्म के आघूर्ण को अगर सदिश रूप में लिखना होगा तो सदिश रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उन स्पेशल कंडीशंस को हम लोग ज़रा देखें। जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन ये हो सकती है कि थीटा इज इक्वल टू अगर 0 हो, तो थीटा इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब? देखिए थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 तब होगी जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। यानी वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है अगर दोनों की दिशा सेम हो ना तो उस स्थिति में थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। और अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, टा इज इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन 0, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 0, तो टा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही रखा गया है तो उस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो 0 होता है। इसको आप याद रखे रहिएगा। और यह न्यूनतम वैद्युत द्विध्रुव है, यह न्यूनतम बलयुग्म का आघूर्ण होता है, यह बलयुग्म का आघूर्ण 0 होता है। अब इसके बाद देखें हम सेकंड केस में आ जाएं, तो सेकंड केस में अगर थीटा इज इक्वल टू हम 90 डिग्री रख दें, थीटा इज इक्वल टू 90, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 रख देंगे तो क्या होगा, ये देखिए टा इज इक्वल टू हो जाएगा पीई और ये हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अब ये हो जाएगा टा इज इक्वल टू पीई हो जाएगा। तो इसको याद रखे रहिएगा, यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, एक बार और हम गलती से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल गए थे, वह चुंबकीय द्विध्रुव, देखिए फिर गलत हो रहा है, ये बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक ना, यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं है, ये बलयुग्म का आघूर्ण है, याद रखे रहिए। तो अगर थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये है, अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत रखा गया हो
तो उस पर कार्य करने वाला बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वह अधिकतम होता है, और इसको हम टा मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सी कंडीशन होगी जबकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा, तो कोण को आप अच्छी तरह से याद रखे रहिए। कोण कितने अंश का होगा? 90 डिग्री का होगा, यानी लंबवत हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें थर्ड केस को, तो चलिए थर्ड केस हम यहां देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या होता है, यहां पर थीटा इज इक्वल टू अगर 180 कर दिया जाए, तो थीटा इज इक्वल टू अगर 180 हम कर देते हैं तो फिर देखिए क्या मिलेगा, टा इज इक्वल टू पीई, और ये हो जाएगा साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, आपको पता है। तो फिर टा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत भी रखा गया हो तो भी इसके ऊपर लगने वाले बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वो शून्य होता है, न्यूनतम होता है। इसको याद रखे रहिएगा। तो यहां पर कुल मिलाकर के दो स्थितियां हैं। दो स्थितियों में पहली स्थिति यह है कि जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के दिशा में रखा जाए या वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत रखा जाए, इन दोनों स्थितियों में बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है न्यूनतम होता है और यह शून्य के बराबर होता है। इसको आप सब लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत रखा गया हो तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वो अधिकतम होता है। इसको आप सब लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। और हम आपको बता दें कि यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये कई बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है और एक फुल क्वेश्चन पूछा गया है, 4 या 5 नंबर में पूछा गया है। तो इस डेरिवेशन को आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। आप सबको समझ में आ गया डेरिवेशन? बिल्कुल अच्छी तरह से सब लोग तैयार करें। और दूसरी चीज की जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोर्स हर सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोर्स भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो और आपको मैक्सिमम मार्क मिले, बहुत बढ़िया मार्क मिले, तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि यहां की जो फैकल्टी है वो सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी है। और आप जब आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पढ़ाई वास्तव में बहुत अच्छी होती है और हम अपने लाइफ को यहां सिक्योर कर सकते हैं। तो आप लोग तत्काल यहां महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें। और हाँ, वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.